नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में चर्चा में रहने वाले स्थानों के बारे में मानचित्र के माध्यम से उन पर प्रकाश डालते हैं। इसी क्रम में आज हम जिन प्लेसेस की चर्चा करने वाले हैं वो हैं नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। आज के एपिसोड में ये भी देखेंगे कि ये जो देश हैं ये चर्चा में क्यों बने हुए हैं और इनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस होंगी उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि आखिर ये देश क्यों चर्चा में बने हुए हैं, तो अभी हाल ही में इन तीनों देशों ने एक बड़ी घोषणा की है, एक फैसला लिया है जिसमें ये कहा गया है कि अब ये तीनों देश अब फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा प्रदान करेंगे। जब से ये घोषणा आई है तब से वैश्विक स्तर पे इनकी चर्चा होने लगी है और ये भी कहा जा रहा है कि इनकी जो घोषणा है, ये जो फैसला है, ये आगामी 28 मई को प्रभावी हो जाएगा। और इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप क्या है कि इजराइल ने अपने राजदूतों को इन देशों से वापस बुला लिया है। इस कारण से वैश्विक स्तर पे ये चर्चा हो रही है। और अगर बात करें कि आखिर इस घोषणा का, इस फैसला का वैश्विक स्तर पे क्या प्रभाव देखने को हमें मिल सकता है, तो अगर प्रभाव की बात करें तो इनके घोषणा के बाद क्या है कि अन्य जो देश हैं वो भी फिलिस्तीन के पक्ष में आ सकते हैं और वो भी फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा प्रदान कर सकते हैं। इससे एक और प्रभाव देखने को मिलेगा संयुक्त राष्ट्र में, यूएन में। क्या है कि अभी तक फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया है, तो आने वाले समय में फिलिस्तीन का जो पक्ष है वो यूएन में मजबूत होगा। और जो टू नेशन थ्योरी की बात कही जा रही है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों को क्या है कि एक देश का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए, तो ये आने वाले समय में हो सकता है कि ये प्रभावी रूप से लागू हो जाए। और इसी कारण से ये पूरा मामला इस समय गरमाया हुआ है और इनकी चर्चा हो रही है। हम मूल रूप से आज के अपने इस एपिसोड में यहाँ पर जो महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं उन पर चर्चा करेंगे। जैसे अगर बात करें तो जो इजराइल है ये कहाँ पर है और इसके आसपास कौन से महत्वपूर्ण लोकेशन हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो इजराइल है इसके आसपास जो देश हैं जिनकी सीमाएं इससे लगती हैं उनकी अगर बात करेंगे तो यहाँ जो इजिप्ट है, जो मिस्र है, उसकी सीमा लगती है, जॉर्डन की सीमा लगती है, इधर आएंगे तो सीरिया की सीमा लगती है, लेबनान की लगती है और इधर भूमध्य सागर है, ये इससे लगता है। यहाँ पर कुछ अन्य लोकेशंस है जैसे गाजा पट्टी अक्सर चर्चा में रहता है, तो इसका लोकेशन भी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो तेल अवीव या हैफा जैसे जो शहर है उनके लोकेशंस भी आपसे पूछा जा सकता है। वहीं अगर इसके पूर्वी क्षेत्र पे आएंगे तो यहाँ पर डेड सी आपको देखने को मिलेगा, जॉर्डन रिवर देखने को मिलेगी। तो ये सारे जो लोकेशन हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो मूल रूप से जो चर्चा में देश हैं वो नॉर्वे है, आयरलैंड है और स्पेन है। तो ये क्या है कि यूरोप के कंट्रीज़ हैं, इनकी चर्चा हो रही है। इनका जो लोकेशंस है ये आप देख सकते हैं कि ये नॉर्वे है जिसकी जो सीमा है ये स्वीडन से, फिनलैंड से और इधर क्या है कि रसिया से लगती है। तो तीन देशों से नॉर्वे की सीमा लगती है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्र है आपको नॉर्थ सी देखने को मिलेगा और इस क्षेत्र में नॉर्वेजियन सी देखने को मिलेगा। वहीं इधर आएंगे तो यूनाइटेड किंगडम के अगर हम दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर आयरलैंड देखने को मिलेगा और फ्रांस के दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर स्पेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो नॉर्वे है, अगर नॉर्वे की जो भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो मूल रूप से क्या है कि ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध का एक देश है। देखिए ये क्या है कि इसकी ये अवस्थिति है, तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित एक देश है और मूल रूप से इसके पूरब में स्वीडन, फिनलैंड और रसिया के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। यहीं पर एक बात आती है कि ये स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप का भी पार्ट है। तो आखिर ये क्या है, ये जो प्रायद्वीप है इसमें मूल रूप से नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड के कुछ क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। लेकिन जब इस पूरे क्षेत्र में फिनलैंड को शामिल कर लिया जाता है तब इसी को फिनो स्कैंडिनेवियन क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये जो पूरा नॉर्वे है इसके 11 प्रशासनिक क्षेत्र हैं और जो ओस्लो शहर है वो इसकी कह सकते हैं राजधानी है और यहाँ पर सबसे विकसित आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ पर आर्थिक संसाधन और इसके अलावा अगर बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है। ये व्यापारिक केंद्र होने के साथ कह सकते हैं चूँकि इसकी जो स्थिति है यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे
जो सामरिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उन दृष्टिकोणों से ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये नॉर्वे है। नॉर्वे मूल रूप से अगर देखेंगे तो एक पहाड़ी देश है। यहाँ की जो स्थलाकृति है वो उबड़ खाबड़ है, बहुत सारे पठार देखने को मिलेंगे, पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेंगे और घने बनों वाली घाटियाँ यहाँ पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। यही नहीं, बहुत सारे ग्लेशियर क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ का जो पश्चिमी भाग है ये काफ़ी कटा फटा गहरा क्षेत्र है और इस कारण से यहाँ पर जो स्थलाकृतिक विशेषताएं हैं उनमें असमानता देखने को मिलती है। यही नहीं, यहाँ पर अगर आर्कटिक सर्किल के उत्तर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जमे हुए कह सकते हैं कि आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जिसका विस्तार कहाँ पर है तो ये जो वार्डो सिटी है यहाँ से लेकर इसका जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम तक है। और इस क्षेत्र में आएंगे तो जो वर्षा की प्राप्ति है, जो वर्षा की मात्रा है वो अत्यंत कम होती है और इसी कारण से इस क्षेत्र में आने पर क्या है कि घास के बड़े मैदान और वृक्ष रहित मैदान देखने को हमें मिलते हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि लोकेशन आपको देखने को मिल सकती है, वो है यहाँ पर नॉर्वे और स्वीडन दोनों की सीमा पर एक पर्वत देखने को मिलता है जिसको जोलेन माउंटेन बोलते हैं, जिसको जोलेन पर्वत बोलते हैं। ये मूल रूप से क्या है कि एक मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है जिसका निर्माण क्या है कि कैलोडोनियन पर्वतन से हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये महत्वपूर्ण है। और इस क्षेत्र में आएंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं जिन पर क्या है कि आपको जलप्रपात देखने को मिलता है और इस दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में इनसे विद्युत उत्पादन भी होता है। और ये जो जोलेन पर्वत है ये मूल रूप से क्या है कि दोनों देशों के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाता है और यही नहीं, ये एक जल विभाजक का भी कार्य करता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण लोकेशंस थी। अगला जो पॉइंट है वो है आयरलैंड। अगर आयरलैंड की बात करें तो ये एक छोटा सा यूरोपीय देश है। इसकी जो स्थिति है वो क्या है कि यूनाइटेड किंगडम के अगर हम बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम में देखने को मिलेगा, छोटा सा देश है। इसकी जो राजधानी है वो डबलिन है। डबलिन इसका सबसे बड़ा शहर है और ये विकसित शहर है। इस क्षेत्र में आएंगे तो बहुत सारे हिल्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है, यानी अगर हम बात करें आयरलैंड की जलवायु की तो यहाँ जो जलवायु है वो सागरी जलवायु है। और यहाँ पर दो तीन जो नदी है, अगर नदियों की बात करें तो जो सैनोन नदी है वो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। और इस क्षेत्र में आएंगे तो बहुत सारे कह सकते हैं कि खनिज संसाधन देखने को मिलते हैं, जैसे लेड, जिंक, सिल्वर, जिप्सम, डोलामाइट, चूना पत्थर, चीका जैसे ऐसे जो खनिज पदार्थ हैं वो काफ़ी देखने को मिलते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है तो यहाँ का जो 70% भूभाग है वो क्या है कि वो कृषि योग्य है। और यही कारण है कि आयरलैंड में बड़े स्तर पे क्या है कि कृषि कार्य में लोग लगे हुए हैं। जबकि सामान्य तौर पे ये देखा जाता है कि ये कहा जाता है कि क्या है कि ये छोटा सा सागर के बीच में अवस्थित एक देश है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है कि यहाँ पर देखें तो इसका अधिकांश भाग क्या है कृषि योग्य है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये महत्वपूर्ण है। अगला जो देश है वो है स्पेन। स्पेन कहाँ आपको देखने को मिलेगा तो ये स्पेन है। स्पेन की जो स्थिति है ये फ्रांस के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो सीमाएं हैं वो कई देशों से लगती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो सीमाएं हैं वो पुर्तगाल से लगती है, इसके अलावा फ्रांस से लगती है। यहाँ पर आएंगे तो एक छोटा सा जो देश है अंडोरा, उससे भी लगती है। भूमध्य सागर से ये सटा हुआ क्षेत्र है। और इसके अलावा अगर इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो आइबेरियन प्रायद्वीप हैं वो भी इससे सटे हुए आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर इसके हम बात करें कि जो भौतिक स्थिति है तो यहाँ पर क्या है कि इसके मध्य क्षेत्र में पूरा पठारी क्षेत्र है। जैसे अगर इसके फिजिकल मैप को देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा क्या है प्लेटू रीजन है। और यहीं पर क्या है कि आपको मेसेटा एक पठार देखने को मिलेगा, मेसेटा का पठार, ये यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पठार है। और यहीं पर दो तीन नदियाँ प्रवाहित होती है, जैसे तौगस है,
दाउरो है, ये सारी जो नदियां हैं इस पठारी क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है। यहाँ पर दूसरा जो महत्वपूर्ण पर्वत है वो है कैंटाब्रियन माउंटेन। इसकी जो अवस्थिति है वो इसके सबसे उत्तरी भाग में, या कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम में ये यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये इसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है, तो जो बिस्के की खाड़ी है वहीं पर ये आपको देखने को मिलेगा कैंटाब्रियन पर्वत। मूल रूप से क्या है कि ये एक मोड़दार फोल्डेड माउंटेन है। और इसकी बात करें तो लॉ-एस्क भंडार के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्पेन का क्षेत्र है। और यहीं पर क्या है कि जो एब्रो नदी है वो आपको देखने को मिलेगी, यहीं से वो निकलती है। और एब्रो नदी निकलकर कहाँ पर इसका निकास होता है, तो एब्रो नदी यहाँ पर भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। दूसरी यहाँ से निकलने वाली जो नदी है वो है दाउरो नदी। दाउरो नदी इसी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है और फिर निकलने के बाद इधर इसके पश्चिम में जो अटलांटिक महासागर है उसमें जाकर ये गिर जाती है। तो ये यहाँ की दो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि नदियाँ हैं। और इसी क्षेत्र में क्या है कि कुछ शहर भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर यहाँ पर जो बिलबाओ है, जो बिलबाओ सिटी है वो यहाँ का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि औद्योगिक केंद्र है। तो इस क्षेत्र की हमने बात कर ली कि यहाँ पर कैंटाब्रियन पर्वत है। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पर्वतीय क्षेत्र है वो है यहाँ पर पिरेनीज पर्वतीय क्षेत्र। ये जो पर्वत है ये मूल रूप से यहाँ पर आएंगे तो फ्रांस और स्पेन की जो सीमा है यहीं पर ये देखने को मिलता है। ये भी क्या है कि एक मोड़दार पर्वत है और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से भी एक नदी आपको निकलते हुए दिखेगी जिसको हम बोलते हैं गैरोन नदी। तो वो निकलती है और यहाँ से निकलकर ये बिस्के की खाड़ी में क्या होती है, इसका निकास होता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2-3 और पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे सियरा मोरेना है। इसके अलावा इसी के अगर हम पूरब या दक्षिण पूरब में आएंगे तो यहाँ पर सियरा नेवादा देखने को मिलेगा। ये दो पर्वतीय क्षेत्र हैं जो आइबेरियन प्रायद्वीप के समीप अवस्थित हैं या इसके ये पार्ट हैं। और यहीं से आप देखेंगे तो यहाँ से भी एक नदी निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, तो ग्वादल फीवर नदी बोलते हैं। ये यहीं से निकलती है और आगे निकलने के बाद कहाँ पर इसका निकास होता है, तो फिर ये इधर अटलांटिक महासागर में इसका निकास हो जाता है। यहीं पर आएंगे तो 1-2 सिटीज़ हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ देखिए कैडिज जो शहर है वो यहीं पर तटीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर जो गल्फ ऑफ कैडिज है वहीं पर ये शहर आपको देखने को मिलेगा। ये मूल रूप से क्या है कि यहाँ का एक गर्म कह सकते हैं तटीय शहर है और यहाँ पर कार का बड़े स्तर पे उत्पादन होता है। तो इस दृष्टिकोण से भी क्या है, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कई सारी नदियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे हमने 2-3 नदियों की बात की, दाउरो है, एब्रो है, ग्वादल फीवर है। इसके अलावा जरामा है, जालोन है, इसला है, मीनो है। ये क्या है कि स्पेन की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो आपको जानने चाहिए। तो ये हमने देख लिया। आज के इस चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेसेटा सेंट्रल स्पेन में अवस्थित एक विशाल पठार है। दूसरा है कि आयरलैंड के पूर्व में इसकी सीमा आयरिश सागर से लगती है जो अटलांटिक महासागर से जुड़ती है। तीसरा है कैंटाब्रियन पर्वत उत्तरी स्पेन में फैले हुए हैं जिसका विस्तार बिस्के की खाड़ी के समानांतर है। और चौथा स्टेटमेंट है नॉर्वे की सबसे लंबी नदी ग्लेमा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही है? विकल्प ए है केवल 1, बी है 1 और 2, सी है 1, 2 और 3 और डी है 1, 2, 3 और 4। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इस समय जो नॉर्वे है, आयरलैंड है, जो स्पेन है, ये चर्चा में क्यों है और इनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस थी उन पर हमने चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।